हेलो दोस्तों, यूट्यूब आदित्य जी के क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं अनिल कुमार पांडे। बिल्कुल दोस्तों, और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक दिन संध्या काल 7 बजे आपके लिए साइंस का यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर मैं आता हूं और यह सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए होता है, आपकी परीक्षाओं की तैयारी के लिए होता है। और यहाँ पर मैं लिख भी रखा हूँ कि रेलवे, एसएससी इन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और वैसे साइंस का जहाँ भी प्रश्न पूछा जाता है सभी जगह ये प्रश्न सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग आज ये प्रश्न की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए 51वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं। चूँकि आपको दोस्तों यहाँ बताना चाहूँगा कि इससे पहले 3 वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन डाल रखे हैं, जिसको मैं आगे आपको वहाँ पे क्रम से वीडियो 1, 2, 3 के रूप में दिखाऊंगा। तो चलिए आज ये वीडियो 4था नंबर वीडियो और इसके पहले प्रश्न को देखिएगा। बिल्कुल दोस्तों, और पहला प्रश्न आपको है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह वर्ण कौन सा होता है। बिल्कुल, यहाँ पर ऑप्शन आपके हैं लाल, बैगनी, पीला और हरा। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? इसके आंसर आपको हो जाएंगे यहाँ पे बैगनी। बिल्कुल दोस्तों, बैगनी इसके आंसर हो जाएंगे। तो आप देखे होंगे कि जब श्वेत प्रकाश के किरण को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो उसमें से 7 रंग उसमें से विभक्त होते हैं और यह घटना जो कहलाती है, यह घटना जो अलग अलग घटक के रूप में प्रकाश वहाँ अलग होते हैं वह विक्षेपण कहलाता है। और प्रकाश के उन 7 रंगों को आप देखे होंगे जो हम लोग याद करने के तरीके में विबग्योर के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ चित्र में कि यहाँ विबग्योर के नाम से यह जाने जाते हैं, जो कि नीचे से V से वायलेट, I से इंडिगो जामुनी और उसके बाद B से ब्लू, नीचे की ओर से चलिएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको यहाँ पे विबग्योर, नीचे से आप यहाँ नीचे से स्टार्ट करेंगे, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, ऑरेंज और रेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्वेत प्रकाश की ये किरण जो है, श्वेत प्रकाश की ये किरण इस दिशा में जाने चाहिए थे, लेकिन सबसे कम जो विक्षेपित होता है वह लाल और सबसे अधिक आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैगनी कलर जो है सबसे अधिक विक्षेपित हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैगनी कलर सबसे अधिक हो रहा है और लाल जो है सबसे कम हो रहा है। तो ये आपको जो है सो प्रश्न में जो पूछ रहा है वही है कि विचलित कौन सा रंग सबसे अधिक होता है, तो बैगनी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो बदलने की युक्ति है, ऑप्शन है डायनमो, बी में ट्रांसफार्मर, सी में विद्युत मोटर और डी में है सो इंडक्टर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर? बिल्कुल इसके आंसर हो जाएंगे आपको विद्युत मोटर। बिल्कुल आप देखे होंगे विद्युत मोटर को। तो विद्युत मोटर जो है सो विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, अर्थात जब हम विद्युत से उस यंत्र को जोड़ते हैं तो फिर वह कार्य करती है। तो यह है सो विद्युत मोटर यहाँ पे हो जाएंगे। अगर हम लोग डायनमो को देखने की कोशिश करें तो डायनमो को आप देख सकते हैं, जिसे दूसरा जनरेटर के नाम से भी जाना जाता है, वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। बिल्कुल दोस्तों, मोटर जब उसके चलते हैं तब उससे है सो विद्युत जनरेट होता है। तो यहाँ विद्युत मोटर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 और क्वेश्चन नंबर 53 में है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं 40.5 डिग्री सेल्सियस, 36.9 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री सेल्सियस और 82.4 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर क्या हो जाएंगे इसके आंसर क्या हो जाएंगे? बिल्कुल इसके आंसर हो जाएंगे 36.9 डिग्री सेल्सियस, 36.9 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों यहाँ हम बताना चाहेंगे कि इसको 37 डिग्री भी पढ़ा जाता है। और फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.4 डिग्री सेल्सियस यह होता है। 98.4 डिग्री, कहीं कहीं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट भी इसको बोला जाता है। जब शरीर का तापमान सामान्य स्तर से इससे ऊपर हो जाता है, अर्थात 36.9 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर हो जाता है, तब वह बुखार कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 की ओर बढ़ते हैं और 54 नंबर है, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं। ब्लेज पास्कल, लेबनिज, होलरिफ या चार्ल्स बेबेज।
तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके आंसर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे इसके आंसर। और ये जो चार्ल्स बेबेज थे वह ब्रिटेन के एक गणित के प्रोफेसर थे और इनके द्वारा पहली बार है सो कंप्यूटर का निर्माण किया गया था और इसीलिए इन्हें कंप्यूटर का जनक के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 55 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 है, किस वर्ष इंटरनेट को आम जनता के लिए खोल दिया गया? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 1969, 1979, 1989 और 1998। तो इसके आंसर हो जाएंगे 1998। 1998 में आपको है सो यह आम जनता के लिए खोला गया था। और अगर कहेंगे तो भारत में इंटरनेट का पहली बार जो है 15 अगस्त 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी, 15 अगस्त 1995 में। और उसके पश्चात नवंबर 98 में यह सरकार देश भर में इंटरनेट सेवाओं को आम जनता के लिए उपलब्ध कराया था। तो यहाँ पर 1998। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। 56 नंबर, लोहे पर जंग लगना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना, ऑप्शन है आपके पास ऑक्सीकरण, अवकरण, बहुलीकरण और जस्तीकरण। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? और इसके आंसर हो जाएंगे आपको ऑक्सीकरण, बिल्कुल ऑक्सीकरण। तो यहाँ थोड़ा सा ऑक्सीकरण को हम लोग जाने कि ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से मिल जाता है अथवा उसकी हाइड्रोजन निकल जाती है। आप सामान्य तौर पर देखे होंगे लोहे पर जंग लगना, बिल्कुल। तो ये जो जंग लगता है यह एक रासायनिक परिवर्तन है। बहुत बार यह भी प्रश्न आया है कि लोहे पर जंग लगना किस तरह का परिवर्तन है? तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है और इसमें आयरन जो है सो आयरन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 57 की ओर और क्वेश्चन नंबर 57, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोलिक अम्ल, बी है सल्फ्यूरिक अम्ल, सी है नाइट्रिक अम्ल और डी है आसुत जल से। तो आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बहुत बार पूछे गए हैं और आंसर हो जाएंगे इसके सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल जो है यह बैटरी में विद्युत अपघट्य का कार्य करता है और सल्फ्यूरिक अम्ल के बहुत बार है सो सूत्र भी पूछे गए हैं। इसे गंधकाम्ल भी बोला जाता है। तो H2SO4 इसके सूत्र हैं, H2SO4 इसके आपको सूत्र हैं, तो जरूर से आप याद कर लेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल या इसको गंधकाम्ल भी बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन है आपको अग्नाशय, अमाशय, आंत और मस्तिष्क। तो क्या होगा यहाँ आंसर? बिल्कुल इसके आंसर हो जाएंगे आपको आंत, इसके आंसर हो जाएंगे आपको आंत हो जाएंगे। और हम यहाँ पर बताते चले कि टाइफाइड को आंत्र ज्वर के नाम से भी जाना जाता है और यह एक खतरनाक रोग है जो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। इसे मियादी बुखार भी कहा जाता है और इसकी जांच के लिए जब खून की जांच कराते हैं तो वहाँ पर कहा जाता है वीडाल टेस्ट, बिल्कुल वीडाल परीक्षण के द्वारा इसकी जांच कराई जाती है। और यह व्यक्ति के द्वारा, जो व्यक्ति संक्रमित पहले से है उसके द्वारा अगर कोई जल या पानी उसके द्वारा उससे छोड़े गए पानी से अगर हम लोग के शरीर में आ जाए तो संक्रमित हो सकते हैं। तो यह आपको दूषित जल के पीने से इसका संक्रमण होता है टाइफाइड का, काफ़ी तेज बुखार होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 59 की ओर बढ़ते हैं। 59 और क्वेश्चन नंबर 59 है, पारे का प्रमुख अयस्क निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए है गैलेना, ऑप्शन बी सिनेबार, ऑप्शन सी बॉक्साइड और ऑप्शन डी पाइराइड। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं लगातार कि पारे का प्रमुख अयस्क कौन है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपको बिल्कुल सिनेबार, इसके आंसर हो जाएंगे सिनेबार। और यहाँ पर पारा के विषय में अगर आप जानेंगे तो पारा साधारण ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। आप देखे होंगे थर्मामीटर वगैरह को देखे होंगे, उसमें जो है उसके सामने भाग में पारे रहते हैं जिससे सो टेम्परेचर को मापा जाता है। तो यह है सो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में रहता है और इसका रासायनिक चिन्ह जो है वह है सो Hg है। रासायनिक चिन्ह जो है वह Hg है और इसे मरकरी के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल दोस्तों, इसको मरकरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 60 की ओर 60 और क्वेश्चन नंबर 60 है, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? ये
तो यहाँ पर बिल्कुल ये आंसर आप जानते होंगे। ऑप्शन है आपको कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 इसके आपको आंसर हो जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का यह सूत्र है CO2। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 को देखेंगे। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है। ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, कोशिका भित्ति या केंद्रक। बहुत बार पूछे गए हैं ये प्रश्न। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? आप जानते होंगे बिल्कुल। तो इसके आंसर हो जाएंगे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। और अंतर क्या होते हैं कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति आपको जो है सो नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होती ही नहीं है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति जो होती है वह सेलुलोज की बनी हुई होती है। तो ये महत्वपूर्ण इन दोनों के बीच में अंतर होता है कोशिका भित्ति का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 62 की ओर आते हैं। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए फाइकोलॉजी, ऑप्शन बी माइक्रोबायोलॉजी, ऑप्शन सी स्पर्मोलॉजी और ऑप्शन डी माइकोलॉजी। क्या होगा? बिल्कुल आप सही हैं। और इसके आंसर हो जाएंगे माइकोलॉजी। बिल्कुल इसके आंसर हो जाएंगे माइकोलॉजी। और चलिए थोड़ा सा हम लोग कवक को जानने का प्रयास करें। कवक या फफूंद एक प्रकार का जीव है जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सड़े गले और मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। कवक में पर्णहरिम नहीं होता है, इसीलिए वह सफ़ेद होता है। आप मशरूम को देखे होंगे, वह भी एक प्रकार का कवक है। तो इसमें ना जड़ होता है, ना तना होता है, ना पत्ती होता है। ये परजीवी तथा मृत जीवी होते हैं। बहुत सारे कवक ऐसे होते हैं या फफूंद ऐसे होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए फायदेमंद है और बहुत सारे रोग की उत्पत्ति का कारक है। आप जानते ही होंगे बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं, फंगस जैसे दाद, खुजली, इस तरह की जो होती हैं परेशानियां, ये सब कवक या फफूंद के कारण ही होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 63 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 को देखेंगे 63। क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है? ए में मैग्नीशियम, बी में मैग्नीज, सी में जस्ता और डी में लोहा। बताएंगे क्या होगा इसका आंसर? तो बिल्कुल मैग्नीशियम होता है। ये मैग्नीशियम धातु का आयन पाया जाता है और यह बड़ा ही पौधे के लिए महत्वपूर्ण आपको जो है सो यह आयन होता है। और हम बताना चाहेंगे क्लोरोफिल के विषय में कि क्लोरोफिल एक वर्णक है जो पौधों को उनके हरे रंग देता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वह भाग लेता है। पौधे की कोशिकाओं में कई एंजाइमों को ठीक से प्रदर्शन करने के लिए मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। और ये जो मैग्नीशियम कहाँ से पौधे को मिलता है? जो क्लोरोफिल में मौजूद होता है मैग्नीशियम, वहीं से उसको मिलता है। इसलिए पौधे के लिए मैग्नीशियम बहुत ही जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 की ओर बढ़ते हैं 64। और क्वेश्चन नंबर 64 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 है, मनुष्य के रुधिर का पीएच मान होता है। मनुष्य के रुधिर का पीएच मान होता है। ऑप्शन ए है 7.4, ऑप्शन बी 6.4, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी है 10.5। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएंगे इसका? आपको मनुष्य में रुधिर का पीएच मान, तो यहाँ पर आंसर आपको हो जाएंगे 7.4 ए। बिल्कुल 7.4 हो जाएंगे। अब चलिए थोड़ा सा हम पीएच को भी जान ले। तो पीएच किसी भी विलयन की अम्लता या क्षारकता का एक माप है। बिल्कुल दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। तो जब 7 से कम पीएच वाले सॉल्यूशन या विलयन उसी को कहते हैं जो होते हैं, तो उसको 7 से कम वाले को अम्लीय कहते हैं और 7 से अधिक पीएच वाले को सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? क्षारीय कहते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है अम्लीय क्षारीयता की पहचान। 7 से नीचे जब होते हैं तो वह अम्लीय होते हैं और 7 से अधिक वाले पीएच जो सॉल्यूशन होते हैं वह क्षारीय कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लास्ट 65 पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 65 है, नेत्र में प्रकाश का नियंत्रण करने वाला रंध्र कौन सा है? ए में पुतली, बी में आइरिस, सी में अंधबिंदु और डी में स्केलेटिक। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएंगे? यहाँ पर आंसर हो जाएंगे आपको पुतली हो जाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, पुतली यहाँ पर आंसर हो जाएंगे। और चलिए पुतली के विषय में, जिसे पुपिल भी हम लोग कहते हैं, यह आइरिस के मध्य भाग में एक छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहा जाता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है तथा पुतली के आकार को
आइरिस नियंत्रित करता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। बहुत बार आप है सो पुतली न दे के आइरिस दिया रहता है और क्वेश्चन में रहता है कि नेत्र में प्रकाश का नियंत्रण करने वाला कौन सा है, तो वहाँ पर आइरिस हो जाएंगे चूंकि पुतली नहीं दिया हुआ रहता है। लेकिन जब पुतली दिए हुए हैं तो यहाँ पर आंसर पुतली ही होगा, क्योंकि पुतली जो है सो नेत्र में जो प्रकाश करने वाले मात्रा को नियंत्रित करता है, पुतली के आकार को जो है सो आइरिस नियंत्रित करता है। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर से देंगे, अपने दोस्तों में शेयर करें वीडियो को और लाइक और कमेंट्स तो जरूर ही करें। मॉर्निंग में हम लोग मिलते हैं मॉर्निंग कैप्सूल के साथ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।